@unique+2.0 आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गास के नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उस एप्लीकेशन में कल हम लोगों ने एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी। उसके बाद में हम लोगों ने अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी। इसी क्रम में आज हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण। ध्यान रखिएगा, गोलीय कोश है। कोश का मतलब ये हो गया कोई खोखला गोला, जैसे कि प्लास्टिक वाली बाल आप देखे होंगे, अंदर से वो खोखली होती है, उसको हम लोग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। ये हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। अब इसके बाद में इस पर जो चार्ज है वो क्या है? प्लस क्यू चार्ज इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से इस पर जो ये चार्ज है वो क्या है? वितरित है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। ठीक, ये मान लें एक समान रूप से वितरित है। कुछ किताबों में आप देखेंगे तो ये जो हमने गोलीय कोश लिखा है, इस गोलीय कोश को लिख दिया जाता है विलगित गोलीय कोश। क्या लिखा जाता है? विलगित गोलीय कोश। अगर इसकी अंग्रेजी मैं आपको बताऊं तो विलगित की अंग्रेजी जो होती है इसको कहते हैं आइसोलेटेड। क्या कहते हैं? विलगित को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड। अगर मान लीजिए ये लिख करके आता है कि आइसोलेटेड गोलीय कोश है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये आइसोलेटेड होता क्या है। क्लास 11th में जब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसमें बेटा हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमको 3 टाइप के सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। जो पहला है उसको कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम, एंड जो सेकेंड होता है उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। सेकेंड के बाद में जो 3rd नंबर पे आता है बेटा उसी को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसमें जो है हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। जो ओपन सिस्टम हमारा होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ में मास एंड एनर्जी दोनों को क्या करे? एक्सचेंज कर सके। ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? जो सराउंडिंग के साथ में किसका मास का भी और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा? जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है ये क्या करता है? सराउंडिंग के साथ में केवल और केवल एनर्जी, केवल और केवल किसका? एनर्जी एक्सचेंज करता है। इसलिए इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ये ना तो मास एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में ना तो मास एक्सचेंज करे ना एनर्जी एक्सचेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं? विलगित कहते हैं। यहाँ पे विलगित गोलीय कोश है। तो कहने का मतलब जब इस गोलीय कोश पे आवेश दिया जाएगा तो ये अपने आवेश को सराउंडिंग के साथ में कोई एक्सचेंज नहीं होने देगा। इसलिए कहीं कहीं पे आपको ये विलगित गोलीय कोश भी देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो मान लीजिए आपके पास में क्या है? आपने चाय बनाया। क्या बनाया? चाय बनाया। तो जब चाय बनाए और उसके ऊपर का बर्तन हम खुला रख दिए, यानी चाय का जो फ्राई
पायदान होता है उसको ओपन करके हम रख दिए हैं, तो चाय से वेपराइज होने के बाद में वाष्प भी निकलेगी और उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा, यानी मास एनर्जी दोनों रहेगी। अगर उसके ढक्कन को हमने क्लोज कर दिया है तो केवल एनर्जी जाएगी, टेम्परेचर डाउन होगा, उसका मास वही का वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अब यदि उसी चाय को, जो थर्मस आता है बेटा एडियाबैटिक वाला, कि जिसमें गर्म रख दो गर्म, ठंडा रख दो ठंडा, उसमें रख दिया जाए, तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आएंगे। तो टॉपिक में हमारे क्या है, हमने कुछ माना है, क्या माना कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है। यहाँ पे आप विलगित गोलीय कोष भी लिख सकते हैं। आर त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय कोष लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए विलगित गोलीय कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हमको क्या करना है, इस कोष के पृष्ठ पर, कोष के पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर तथा पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ हो गया, तो इसके पृष्ठ पर भी हमको ज्ञात करना है, पृष्ठ से बाहर भी ज्ञात करना है और पृष्ठ के भीतर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी टोटल यहाँ पे कितनी कंडीशन आएगी? 3 कंडीशन आएगी। समझते हुए चलिएगा इन तीनों कंडीशनों को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे हम फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो हम लेंगे वो कौन सी कंडीशन लेंगे? पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ से बाहर, आउट ऑफ सरफेस। जो पहली कंडीशन हम लोग लेंगे वो कौन सी कंडीशन लेंगे? पृष्ठ से बाहर लेंगे। अब जब पृष्ठ से बाहर लेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना इसका सेंटर बेटा हम O मानेंगे, तो माना गोलीय कोष के केंद्र, गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। बड़ा करेंगे, इसकी रेडियस जब हम बड़ा करेंगे तभी तो हम बाहर पहुंच पाएंगे। स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम मान लेंगे कि माना स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। अब जब P बिंदु मानेंगे तो हम क्या करेंगे, P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। क्या करेंगे? P से होकर के गुजरने वाला, तो हम क्या करेंगे कि P से होकर स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या करेंगे, सकेंद्री। इस बात का ध्यान रखिएगा, सकेंद्री का मतलब कि जो हमारा गोलीय कोष है उसका जो सेंटर है, उसी सेंटर से हम क्या करेंगे, P से होकर गुजरने वाला, P से होकर स्मॉल r त्रिज्या का सकेंद्री गोलीय, या अगर आप गोलीय नहीं लिखना चाहते हैं तो गोलीय ना लिखें, क्या लिख देंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसा पृष्ठ खींचते हैं? गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। अब आइए खींच लेते हैं। ऐसे खींचेंगे, इसके चारों ओर ये मान लीजिए हमारा स्मॉल r त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, जो कि क्या है, स्मॉल r जो है हमारा वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक,
ये हमने खींच लिया। अब खींचने के बाद में फिर वही जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, क्या करते चले आ रहे हैं कि इस बिंदु P के पास में एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लेंगे, dA लेंगे। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या लेंगे, dA लेंगे, जिसकी दिशा क्या होगी, जिसकी जो दिशा होगी वो ये जो हम गोलीय कोस खींचेंगे इसके त्रिज्या की दिशा में होगी, बट आउट होगी। क्या होगी, जैसे त्रिज्या अगर केंद्र की ओर हो जाए तो उसे अंदर की दिशा कहते हैं, और त्रिज्या से अगर बाहर चले जाए तो उसे आउट डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर हमारा होगा, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हम लेंगे उसकी दिशा भी क्या होगी, त्रिज्या की दिशा की ओर बाहर होगी। और इस गोलीय कोस जो अभी हमने गौसियन पृष्ठ खींचा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, यह भी क्या होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर ही होगी। ठीक है, तो ये फिगर ड्रा करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज पे क्या देखते हैं कि बिंदु P के पास, बिंदु P के पास एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान, दिशा के समान त्रिज्यता बाहर की ओर है। त्रिज्यता का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसा होगा, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा। दिशा के समान त्रिज्यता बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर है तो इसका मतलब क्या हो गया, E और DA के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, बाहर की ओर है। और 0 हो जाएगा तो हमें जहां भी cos 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम लोग करेंगे क्या कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ऐसे लिखेंगे क्या, DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये क्या हो जाएगा, DA से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा क्या हो जाएगा, d फाई E हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA हो जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा E DA cos थीटा होता है। अभी हमने क्या कहा, एक समान दिशा में है, त्रिज्यता बाहर की ओर, तो cos 0 हो जाएगा। अब चूंकि जो cos 0 है, क्या cos 0 डिग्री है, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, d फाई E इज इक्वल टू E DA मिल जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। कल हमने आप लोगों को बताया था, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो सूक्ष्म अवयव का समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई E हो जाएगा। और फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन E DA इज इक्वल टू हो जाएगा E बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन DA हो जाएगा। कहने का मतलब हमको फाई E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E DA मिलेगा। क्या मिलेगा, E DA मिलेगा। अब थोड़ा सा हम अपने फिगर को देख लेते हैं। जो हमने ये स्मॉल त्रिज्या, जहाँ स्मॉल r इज
कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ये हमने जो गोलीय कोष खींचा है, तो ये जो डी ए होगा, डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी गोलीय कोष का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी गोलीय कोष का क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये जो गोलीय कोष हमने खींचा है, इसी गोलीय कोष का क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग से समझाते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमको क्या मिला बेटा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 अगर हम इसको मान लेते हैं तो यहाँ से हमको फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा, ई अब ब्रैकेट में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लिख लेंगे सिंस इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो गोलीय कोष है उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। 3 मानने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे गास परमीय से, गास परमीय से। गास का परिमेय हमसे क्या कहता है कि जो ई फाई ई होगा, अगर आपका पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब फोटो मार्क देख सकते हैं, गोलीय कोष पूरा बंद है तो यहाँ पे भी ये लागू हो जाएगा। और जब यहाँ पे लागू होगा तो ई हमारा, इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। 3 व 4 से, 3 व 4 से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ई ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। तो ये क्या था कि जब हम स्मॉल आर दूरी पर, कौन सी स्मॉल आर कैसा होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा, वहां पे जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा। ठीक है, क्या मिला है, ध्यान से पहले एक बार फिर से लिखते हैं उसको। E इज इक्वल टू हम लोगों को मिला है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 4 माना है। क्या माना है, कौन सा समीकरण माना है, 4 माना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा समीकरण था, 5 नंबर समीकरण है। कौन सा समीकरण माने हैं हम लोग, 5 नंबर समीकरण इसको मानेंगे। अब कल आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और कौन सा पढ़े थे, आयतनात्मक आवेश घनत्व। तो यहाँ से अगर हम ये देखें, क्योंकि हमसे ये कह रहा था शुरुआत में जब हमने हेडिंग फाइंड करी, उसमें हमसे क्या कह रहा था कि जो हमारा गोलीय कोष है उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो एक समान रूप से वितरित है तो हम यहाँ मान सकते हैं क्या कि माना गोलीय कोष का, माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। तो ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान ये होगा। गोलीय कोष है तो Q अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई, और उस गोलीय कोष की त्रिज्या 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने उस गोलीय कोष की बात करेंगे जिसके लिए हम लोग, जिसके पृष्ठ पर, जिसके बाहर और जिसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमको Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से हमको Q इज इक्वल टू मिलेगा 4 पाई, Q इज इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ से 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। क्या मिलेगा, ये देखो, ये Q इज इक्वल टू मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। 5 पे रख देंगे वैल्यू, जब हम 5 में वैल्यू रखेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब होगा क्या, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, कटेगा क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमको बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिख लीजिए, तो ये बचेगा E इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा, और यहाँ बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला इक्वेशन नंबर 6 के रूप में, ये अल्टरनेटिव फार्मूला है, ये भी हमको मिल जाएगा, जहाँ पे बेटा स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारी हेडिंग में ये था कि पृष्ठ के बाहर, तो पृष्ठ के बाहर तो हमने फाइंड कर ली, अब हम क्या करेंगे, पृष्ठ पर फाइंड करें, कहाँ फाइंड करें, पृष्ठ पर। तो जो दूसरी हेडिंग हमारी होगी कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ठीक है। अब जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर हम फाइंड करेंगे, तो जो हमने आपका ये देखा है, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा गोलीय कोश है, इसके जब पृष्ठ पे आएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब हम पृष्ठ पे आएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, किसके लिए, पृष्ठ के लिए, किसके लिए, पृष्ठ के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे सिर्फ कितना लिखना होगा आपको, क्या कि सिंस पृष्ठ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर समीकरण 5 से E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब हम लोग इक्वेशन नंबर 6 पे पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई, E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या मिला था, कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, E इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब हम पृष्ठ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पृष्ठ की बात करेंगे, तो E इज इक्वल टू हमको मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा टॉपिक बचा, तीसरा हमारा क्या था, तीसरे को भी जल्दी से देख लेते हैं कि जब हम कहाँ पे आ जाएं, जब हम आ जाएं इस गोलीय कोश के भीतर। अब मान लेते हैं गोलीय कोश के भीतर हम कहीं ऐसे ऐसे एक सर्किल ड्रा करते हैं, इस पे आ गए, सर्किल नहीं, ये गोलीय कोश होगा, इसकी त्रिज्या को भी हम मान लेते हैं ये स्मॉल आर डैश है, क्या है, स्मॉल आर डैश है, और कंडीशन क्या होगी, जो ये स्मॉल आर डैश है ये लेस देन होगा कैपिटल आर की, ठीक, ये हो गया। एक चीज हमको आप ये बताइए, गोलीय कोश जो अंदर से खोखला हो, उसकी सतह पे कोई चीज वितरित की गई है, तो अंदर क्या होगा, उसके केंद्र पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खाली होगा। सेम ऐसे जब गोलीय कोश पर एक समान रूप से जो हमारा विलगित गोलीय कोश है, उस पर जब हम लोग आवेश वितरित करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, आवेश वितरित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन क्या है, कोश के भीतर, कोश के भीतर, कोश के भीतर, तो कोश के भीतर होगा क्या कि आवेश ही नहीं होगा, जब आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस संपूर्ण आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है, कोश के पृष्ठ पर वितरित है, अतः कोश के भीतर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जैसे Q इज इक्वल टू 0 होगा, तुरंत हमारा E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमने गोलीय कोश पढ़ा उस पे क्या हुआ, पहली कंडीशन जब पृष्ठ के बाहर, दूसरी कंडीशन जब पृष्ठ पे थे, तीसरी कंडीशन जब कहाँ पे हैं, पृष्ठ के अंदर हैं, तो हमको क्या क्या मिला है, हम आइए देख लेते हैं।
हमको यहाँ पे मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ पे जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, और यहीं पे हमको क्या मिला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर मिला। यहाँ पे हमको क्या मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर, और यहीं पे हमको मिला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिला। यहाँ पे जो कंडीशन थी वो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गई थी, और यहाँ पे चूंकि Q ही 0 हो गया इसलिए हमको E इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। इसको याद करके आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉपिक छूटा हुआ था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक ये है कि गॉस के नियम से कुलाब के नियम की व्युत्पत्ति, इसमें बेटा कुछ करना नहीं है। जो आप लोग यहाँ पे ये वाला किए हैं, जैसे गोलीय कोष के कारण पृष्ठ के बाहर जो आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किए हैं, इतना ही फाइंड कर लेना। अब इतना फाइंड करने के बाद में लिखना कि यदि हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट लेकर के आए तो इस पे लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q नॉट E हो जाएगा। और जैसे Q नॉट E करोगे, E वहाँ पे जो है E की वैल्यू रखोगे, आपको F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि कूलाम का नियम होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की ओर। हमने आपके चैप्टर से केवल 5 न्यूमेरिकल लिया है। अब इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूरे इस एक्सरसाइज में है, तो सारे टाइप का हमने एक एक न्यूमेरिकल लिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप उसको हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जब ये क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन की स्थिति ये हो जाती है कि हमको जो ई वाली क्वांटिटी दी हुई है इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है, आपको इस क्वांटिटी का कहीं भी यूज नहीं करना है। आइए जान लेते हैं कैसे। हमारे पास क्या है, क्यूब है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया है कि हमारे पास में क्यूब है। क्या है, ऐसे कोई क्यूब है। अब इस क्यूब के बारे में बताया गया है कि इसके पृष्ठ पर इतना आवेश है, इसके पृष्ठ पर इतना आवेश है, या इस पर इतना आवेश है। क्या कह रहा है, 17.7 पिको कूलाम। तो जो हमारा Q है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17.7 PC। इसको चेंज करेंगे तो 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम हो जाएगा। हमको डिस्टेंस यूज ही नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गॉस का परिमेय पढ़ा है। अब गॉस का परिमेय हमारा ये कहता है कि अगर इस सरफेस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड तो होगा ही। अब क्लोज्ड है क्योंकि घन है तो क्लोज्ड होगा, तो इससे होकर के गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा, इससे होकर के गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फाई E है वो क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये संपूर्ण फ्लक्स होगा। कैसा फ्लक्स होगा, संपूर्ण जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो Q की वैल्यू क्या है, 17.7 इंटू 10⁻⁻12। ठीक। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक। तो देखो 10⁻⁻12 ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको क्या बचा, हमको बचा है 17.7 और 8.85। ठीक। इसको जब हम काटेंगे तो ये एक्चुअली होगा क्या, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 170,885। ये 1 टाइम होगा, ये क्या होगा, 2 टाइम होगा। तो इस तरीके से हमको जो फाई E मिला वो कितना मिला, 2 मिला। फाई E इक्वल टू हमको कितना मिला, 2 मिला। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होगा, अगर आप भूल जाते हैं कि फाई E का मात्रक क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, फाई E इक्वल टू होता है EA cos थीटा। क्या होता है, EA cos थीटा।
E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका आ गया मात्रक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, संपूर्ण तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी प्रत्येक सतह से, इसकी कितनी सतह से, प्रत्येक सतह से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो ये घन बना हुआ है, घन की प्रत्येक सतह से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें कितनी सतहें होती हैं बेटा, 6 होती हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये वाला क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे क्या कि प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, घन में 6 सतहें होती हैं बेटा, टोटल 6, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5e/6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 5e हमको कितना मिला है, 5 इज इक्वल टू 2 मिला है, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि अब आपके पेपर में अगर कोई सवाल आता है उस घन से संबंधित है, किससे संबंधित है, घन से संबंधित है, तो उसमें आपको ये नहीं डरना है कि हमें उसकी साइड का कैलकुलेशन में कहीं यूज करना है। आपसे अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछ रहा है तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, और सिंगल पृष्ठ से कभी कभी ऐसा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक सतह से, अब कभी कभी पूछ लेता है क्या कि घन की एक सतह से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो एक सतह का मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन हमको यही लगता है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू इतना, A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फ्लक्स ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, हमको दिया हुआ है वेक्टर E, वेक्टर E दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलम, A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10I, ठीक है, 10I मीटर स्क्वायर, इसका स्केल लेते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है कि इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखो वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो हम लोगों ने फाई ई का जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है वो यही तो पढ़ा है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब जब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ई हो गया 3I और प्लस 4J डॉट क्या हो गया 10I हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब क्लास 11th में आप लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे सदिश विश्लेषण वाला, तो उसमें आपको I कैप, J कैप, K कैप पढ़ाया गया था और वहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि I डॉट I इज इक्वल टू 1 होता है, J डॉट J इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, K डॉट K इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है विस्तृत आप लोगों को बताया गया होगा, बट यहाँ जान लीजिए ये सारे यूनिट वेक्टर है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1 होगा, और जब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से गुणा करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से I डॉट I1, क्योंकि कास्ट थीटा आता है, डॉट वाले प्रोडक्ट में क्या आता है कास्ट थीटा आता है, कास्ट 0 1 कर देगा। लेकिन यदि हम क्या करें, अगर हम इसको विपरीत टर्म में यानी I डॉट J फाइंड करें, J डॉट K फाइंड करें या K डॉट I फाइंड करें, तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल तब 90 डिग्री हो जाएगा, कास्ट 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बेटा आप ये ध्यान रखना, हमारे कहने का मतलब था कि अगर इस टाइप का सवाल आता है तो यहाँ क्षेत्रफल जिसमें देखिए कि कम से कम वेक्टर लिखा हो, यहाँ पे केवल I कैप लिखा हुआ है, यहाँ I और J दोनों लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या कि सिर्फ सेम वाले का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे यहाँ I है तो I का I से मल्टीप्लाई कराएंगे, वही हमारा होगा। अगर हम J से कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 3 जा 30 I डॉट I होगा और प्लस क्या हो जाएगा 10 4 जा 40 J डॉट J होगा।
तो ई वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 30 इंटू 1 और प्लस 40 इंटू 0। इस तरीके से जो आपका फाई ई है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका था इस चैप्टर का सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप में आएगा तो आप ध्यान ये रखना, जैसे हमने इतना कर दिया है, ये लिख दिया, ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आई वाले का आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ जे होता तो जे वाले से मल्टीप्लाई करते। के दिया नहीं है, अगर के होता तो हम देखते, अगर यहाँ कोई के वाला फैक्टर है तो उससे मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होता वो हमारा क्या हो जाता? 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, नेक्स्ट टाइप का है, इसको भी अच्छे ढंग से समझेंगे। क्या कह रहा है? एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक हमने आपको बताया क्या? रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, आयतनात्मक आवेश घनत्व क्या होगा? रो होगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एल होता है। ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ये होता है। रो इज इक्वल टू क्यू अपान बी होता है। जहां ये लेंथ है, ए क्या है? एरिया है, बी क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ पे रेखीय दिया हुआ है लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। ठीक, कह रहा तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के लिए जो फार्मूला प्राप्त किया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान क्या प्राप्त किया था? आर था या आर स्क्वायर? ध्यान से देख करके बताइएगा कि जो हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया था वो आर था या आर स्क्वायर था। इसको जो है ध्यान से आप लोग देख करके बताइए कि आर था या आर स्क्वायर था। बेटा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम हमको वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला मिलता है उसमें आर स्क्वायर होता है, तो कंफ्यूजन की स्थिति ना रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? आर ही होगा। और जो वो वाला प्राप्त किए थे अनंत आवेशित अचालक अनंत विस्तार की समतल प्लेट या चादर थी, उसमें तो ये आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको ई वाला फार्मूला यूज करना है, यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9। 2 लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई आर। आर का मान क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 9 10⁻9, फिर बचा 10, फिर बचा 10⁻8। अब ये 10⁻2 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पॉजिटिव पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, 9 1 10 और 10 2 12। टोटल पॉजिटिव पावर कितनी हुई? 12, और नेगेटिव पावर कितनी है? -8। तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू पॉजिटिव कितना है? 10⁻12 लिख लेते हैं। अब नेगेटिव क्या है? 10⁻−8। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो गया? थर्ड टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो गया। किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हुआ? थर्ड टाइप के क्वेश्चन का आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ लीजिएगा। अब है अगला टाइप। अगला टाइप हमसे क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो आ रहा है उसको लिखते चलते हैं। E इज इक्वल टू क्या मिला? E इज इक्वल टू 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻2 से गुणा हो जाएगा।
जब -2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर। त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, वायु में लटकी है जल की बूंद का आवेश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो इसे ऊपर से बूंद गिरती है पानी की। अब इस बूंद के पास में क्या हुआ कि ये ना तो नीचे गिर पा रही है ना ऊपर जा पा रही है। नीचे से इसको जो है गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है और ऊपर क्योंकि ये आवेशित है, क्या है? आवेशित है। आवेशित हमको निकालना है, विद्युत क्षेत्र में है तो आवेशित होगी। और ऊपर से क्या हो रहा है? स्थिर विद्युत बल लग रहा है। क्या हो रहा है? मान लीजिए ये हमारी जल की बूंद है। क्या है? जल की हमारी ये बूंद है। तो ऐसे नीचे इस पे क्या ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी वाला। और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? इसके ऊपर जो है मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी यह बूंद लटकी रहेगी। अगर कोई डिसबैलेंस होगा, ये वाला कम होगा तो बूंद ऊपर जाएगी, ऊपर वाला यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा या कोई भी फोर्स कम होगा तो बूंद ऊपर या नीचे आ जा सकती है। ठीक है, अब ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा तो नीचे आने लगी, ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगता है। तो हम लोग करेंगे क्या? अगर हमें इस जल की बूंद का द्रव्यमान मिल जाता, क्या मिल जाता? जल की बूंद का द्रव्यमान मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो जल की बूंद के द्रव्यमान के लिए आपको यहाँ एक क्वांटिटी लिखनी होगी, क्या? जल का घनत्व। जल का घनत्व। तो जल का जो घनत्व होता है जिसको आप लोग रो कहते हैं, ये 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम लोग एक परिभाषा पढ़े हैं कि जो घनत्व होता है वो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बूंद है तो वो गोल होगी। सबसे पहले हम लोग जल के बूंद का द्रव्यमान निकालेंगे। बूंद है तो वो क्या होगी? गोल होगी। तो यहाँ से घनत्व बराबर यानी जो जल का घनत्व है ये इसका द्रव्यमान हम मान लेंगे यम। यम क्या है? बूंद का द्रव्यमान है। यम क्या है? बूंद का द्रव्यमान। बूंद का द्रव्यमान है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यम क्या है? बूंद का द्रव्यमान है। ठीक है, रो जो है घनत्व है और बटे इसका आयतन। तो आयतन चूंकि बूंद है, गोलीय है, तो गोलीय बूंद का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 4/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमको यम निकालना है तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ रो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए वैल्यू पुटअप करते हुए चलिएगा। ये हो गया 4/3, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे ताकि जो है हम लोग जल्दी से वैल्यू फाइंड करने। तो ये 4/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.14 हो जाएगी। स्मॉल आर क्या दिया हुआ है? 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और रो का मान क्या दिया हुआ है? 1 × 10⁻3। ठीक, इतनी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तब जा करके हम उस जल की जो छोटी सी बूंद लटकी हुई है जिसके लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, उस लटकी बूंद का द्रव्यमान निकालेंगे। अब लटकी हुई बूंद का द्रव्यमान निकालने के लिए इतना कैलकुलेशन कीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये क्या हो जाएगा? 4 × 3.14। सबसे पहले कैलकुलेशन आप कोई भी कीजिए, सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन कोई भी कीजिए, उस कैलकुलेशन में 10 टू पावर को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 10⁻⁻6 की पावर 3 होगी, 18 हो जाएगा माइनस में। अब 18 के साथ में जब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1, क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 और 1 जो कैरी हमारा है 6 हो जाएगा। 4 3 जा कितना होगा? 12। तो 12.56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12.56/3 × 10⁻⁻15। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हाँ कितना आएगा। सिंपल वे में कैलकुलेशन को अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं, वेरी इजी वे में करिए जो आप जानते हैं। ये हो गया 3 और ये क्या हो गया? 12.56। तो 3 4 जा 12, ठीक है, 0.5, 3 1 जा 5, क्या बचा? 2 6। अब क्या हो जाएगा? 3 6 जा 6 जा नहीं, यहाँ 8 जा होगा। क्या होगा? 8 जा होगा।
3 8 जा 24, अब ये बचेगा 2, अब ये 6 6 ऐसे आता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिली है यम इज इक्वल टू क्या मिला, यम इज इक्वल टू हमको मिला है 4.186 आया है, तो इसको हम 187 कर लेंगे, अब इंटू 10 टू पावर -15, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यम हो गया। अब हम इस काबिल हुए हैं कि हम इस क्वेश्चन पे कुछ अपना दिमाग लगा पाए, तो चलिए अब लोग लगा लेते हैं दिमाग। क्या कह रहा है कि ये वायु में स्थिर है, जो हमारी बूंद है वो क्या है, वायु में स्थिर है। अब वायु में स्थिर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स mg होगा वो QE के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, QE के इक्वल हो जाएगा। हमको आवेश ही तो याद करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, यम का मान क्या निकाले हैं हम लोग 4.187 इंटू 10 टू पावर -15, और जी का मान हम लोग 10 रखेंगे। जी की अगर वैल्यू 9.8 दी हुई है तो हम 9.8 रखेंगे, अदरवाइज 10 रख लेते हैं, कैलकुलेशन में एज ही रहता है। और ई का मान है 500, क्या है 500। आइए निकालते हैं क्यू, ये हो गया 4.187, ठीक, ये हो गया 10 टू पावर -15 इंटू 10 क्या है, ये जो लिखा हुआ है 10 है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वैल्यू है, इंटू 10 हो गया। यहां से बेटा जो 500 लिखा हुआ है इसको हम 5 इंटू 10 टू पावर 2 कर सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 अपान 5, ठीक है। आप Q इज इक्वल टू फिर वही क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले किसको इकट्ठा करेंगे, पावर को। ये हो गया 4.187 अपान 5 इंटू ये हो गया 15, और ये -2 कितना हो जाएगा 17। 17 में से ये वाली 1 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो कि पॉजिटिव है वो ऑलरेडी माइनस था, तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 टू पावर -16, क्या हो जाएगा 10 टू पावर -16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आगे 41 लिखा हुआ है, 41 है मीन्स 5 जो है 8 टाइम जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, और यहाँ 183 यानी 0.83 इंटू 10 टू पावर -16, और अच्छे ढंग से लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू मिल जाएगा 8.3 इंटू 10 टू पावर -17 कूलम। यानी जो हमारी जल की बूंद हवा में लटकी हुई है उसका आवेश कितना निकल करके आया 8.3 इंटू 10 टू पावर -17 कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, चाहे जल की बूंद के लिए पूछ लें और चाहे तेल की बूंद के। तो हम अगला क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो तेल की बूंद के लिए है, बस कंडीशन ये है कि इसको सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज इट इज किसके है क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें और आसान है, जो क्वांटिटी दी हुई है वो हम आपको बताए दे रहे हैं, आप लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.002 mg, इसको चेंज करेंगे किसमें किलोग्राम में, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -3 mg। अब इसको जब ग्राम में चेंज करेंगे 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू पावर -6 ग्राम हो जाएगा। आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो फिर 10 टू पावर -3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -9 kg हो जाएगा। ओके, आवेश कितना है 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, तो Q इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू E, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ये आवेश है। आपको ज्ञात क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ठीक है। यहाँ पे एक क्वांटिटी आएगी जी, जी की वैल्यू कितना यूज कीजिएगा 10, फार्मूला क्या लगाइएगा QE इज इक्वल टू mg, तो आपको जो E है E इज इक्वल टू क्या मिलेगा mg अपान Q, सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। m क्या है 2 इंटू 10 टू पावर -9, g क्या है 10, q क्या है 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा ई का वो आपको कमेंट करना है, जो भी आएगा उसकी जो यूनिट होगी हम बता दे रहे हैं न्यूटन प्रति
कूलाम होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके और फिर कमेंट करके इसका आंसर हमको बताइएगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 क्या किया, कंप्लीट कर लिया। एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम भी पढ़ लिया और उसके साथ में इस चैप्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल थे उनको भी एक एक करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपका अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।